वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पीवाईक्यू सीरीज पार्ट ए में देखने वाले हैं सीएसआईआर नेट जून 2019 का पेपर। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेज नंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर बुक starting from the number 1, that is the first page itself, is 2019. So what is the number of pages in that particular book? These are the four different options. So यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, दिस इज द पर्टिकुलर बुक, ये कोई पर्टिकुलर एक बुक था, इसमें कितने पेजेस है हमें नहीं पता। सो वी हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ पेजेस। अब करना ये है यहाँ पे कि सिंपली आप देखें कि जो आपको हिंट दे रखा है वो ये है कि जब हम इसको टोटल नंबर यूज करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब मैं बात करूंगा कि जो 1 डिजिट नंबर है लाइक 1 से लेकर 9 तक, तो इन नंबर्स का जब मैं यूज करूंगा उस पर्टिकुलर बुक के पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टोटल कितने डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होगा? डेफिनेटली 9 डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सिमिलरली यदि मैं ये बात करूं कि जो टोटल 2 डिजिट्स नंबर, जैसे 9 आ जाएगा पेज नंबर, उसके बाद में हमारा जो है वो डिजिट, जो नए नंबर स्टार्ट होंगे वो 2 डिजिट को कंटेन करेंगे। इट मींस यदि मैं बात करूं कि 10 से लेके 2 डिजिट्स का जो लास्ट नंबर होता है दैट इज 99, राइट। यदि मैं यहां तक बात करूं तो कितने टोटल नंबर्स होने वाले हैं पहले मुझे ये देखना पड़ेगा। तो ये कैसे मिलेगा मुझे? ये ऐसे मिलेगा 99 और माइनस में आपका 10 हो जाएगा, राइट। एंड द नंबर 10 इटसेल्फ है ना, तो इसको मैंने वापस से ऐड कर दिया है और हर एक नंबर में 2 डिजिट होने वाले हैं। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 डिजिट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज हमें सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास वो अब 2 डिजिट वाले नंबर ही है, राइट। अब क्वेश्चन में थर्ड इंफॉर्मेशन है कि जब हम 3 डिजिट नंबर्स का स्टार्टिंग करते हैं तो 3 डिजिट का नंबर बच्चों स्टार्ट होगा आपका 100 से, राइट। 100 से जो है वो स्टार्ट होगा 3 डिजिट का नंबर और ये चलेगा 999 तक। अब 999 तक जो भी ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, पेज नंबर हम लोग 100 मान लो डालते हैं, तो उस केस में हमें कितने डिजिट्स का रिक्वायरमेंट हुआ? 3 डिजिट्स का रिक्वायरमेंट हुआ। और जैसे ही हमारा पेज नंबर 999 पहुंचेगा तो अगेन 3 डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कितने टोटल नंबर से यहाँ पे पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा। तो 999 माइनस में आपका 100 हो जाएगा और आपका एक नंबर 100 खुद इटसेल्फ हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक नंबर में इस बार आपके कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट यहाँ पे है। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 2700 डिजिट्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। क्वेश्चन का कैच समझिएगा, यहाँ पे 2700 डिजिट्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो पूरे बुक के कंप्लीट पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जस्ट 2019 डिजिट्स का ही रिक्वायरमेंट था, बट हमने देखा कि यदि सारे 3 डिजिट्स के नंबर यूज कर लिए हमने, तो उस केस में तो 2700 डिजिट्स तो केवल 3 डिजिट नंबर के लिए काउंटिंग में आ जाएंगे। इट मींस ये तो इससे बहुत ज्यादा आ गया। इट मींस ये होगा कि आप इस पूरे डेटा को तो यहाँ पे कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर जाएंगे, बट जो 3 डिजिट के नंबर है ना वो सारे के सारे यूज नहीं होंगे। हमें कुछ सिलेक्टेड नंबर्स यहाँ पे चाहिए होंगे। लाइक आप ऐसा समझ सकते हैं कि 100 से लेके सपोज 400 तक का ही हमारा रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने हमें ऐसे नंबर 3 डिजिट्स के रिक्वायर्ड होंगे सो दैट कि हमें ये सम मिल जाए। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट से मैंने इस पूरे सेट में से x नंबर्स जो है वो उठाए, बट ये जो x नंबर्स बच्चों मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, तो ये सारे ऐसे नंबर्स है जिसमें 3 डिजिट्स हैं। इट मींस अब मेरे पास जो इक्वेशन जनरेट होगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे पास जो इक्वेशन जनरेट होगा कि मेरे 9 डिजिट्स तो मुझे पूरे रिक्वायर्ड होंगे, 180 डिजिट्स में भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये x नंबर्स मैं अब पिक कर रहा हूं यहां से, उनमें सब में 3 डिजिट्स है। इट मींस 3x मेरे को यहां से मिलने वाले हैं और ये टोटल सम जो है बच्चों वो कितना आना चाहिए? 2019 आना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। 20 क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 3x और फिर आपका 2019 और यहाँ पे माइनस में आपका 180 और फिर कितना आ जाएगा? माइनस में 9। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखो कितना मिलेगा। जस्ट सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा और आपको मिलेगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 610, है ना, 610। बट ये ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे जानबूझ के ये ऑप्शन दे रखा है 600, बट आपको इसको मार्क नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस इन दैट पर्टिकुलर बुक। आपको पेजेस का नंबर पूछा गया है, तो पेजेस का नंबर यदि हम लोग फाइंड आउट करें तो आपको स्टार्टिंग के जो है वो 9 डिजिट्स का पूरा रिक्वायरमेंट था, दैट इज 1 to 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। देन आपको जो है वो टोटल
और क्या रिक्वायरमेंट था आपका, ये जो 90 नंबर्स है, 90 नंबर्स कौन से हो गए, 10 से लेके 99 तक, तो ये सारे नंबर्स आपको रिक्वायर्ड थे, ठीक है, 90 हो गया, और देन बच्चों आपका 610 हो गया। देखिए होपफुली आपको ये समझ में आया। तो ये आपका जो है वो फाइनल टोटल नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देन यू विल गेट 709, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 709 मींस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। तो ये इसका जो है वो प्रोसीजर था, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे जो कैच था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। सो क्वेश्चन में दे रखा है, ए स्टूडेंट रिसीव्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 ऑफ द 6 कोर्सेज लाइक 91 and then 86, 81, 79 and 92, right? These are the different numbers in 6 different courses. So average of his marks in 6 subjects is 85. तो आपको average given है, right? So how many marks did he receive in the 6th subject? तो बहुत fundamental question है, आपको average दे रखा है, right? average दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है जस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि एवरेज निकाला जाए तो एवरेज के लिए आपको ये यूज करना है फैक्ट। मैं दूसरा इंक यूज कर लेता हूं यहाँ पे। तो देखिए एवरेज के लिए आपको पता है कि जो टोटल निकल के आएगा सिग्मा एक्स आई, दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आप देखिए 6 सब्जेक्ट्स की बात चल रही है तो 6 होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे सिग्मा एक्स आई जो है हमारा वो कितना निकल के आएगा, एवरेज जो है वो यहाँ पे 85 है। एवरेज कितना है, 85 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो एवरेज है आपका 85 है, और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई बाय आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो 510 जो है वो यहाँ पे आपका सिग्मा एक्सआई आने वाला है। ठीक है, अब सिग्मा एक्सआई आपका 510 होगा, और आपको 6th सब्जेक्ट में नंबर पूछे गए हैं। सो इसका मतलब यहाँ पे x1 प्लस x2 और प्लस आपका x3 और प्लस x4 और प्लस x5 और प्लस में x6, ये सारे सब्जेक्ट्स का सम है 510। और आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, क्या 6 का नहीं निकाल सकते, राइट? निकाल सकते हैं। 510 माइनस सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट नंबर्स लाइक 91 हो गया, और प्लस में आपका 86 हो गया, प्लस 81 हो गया, प्लस 79 हो गया, और प्लस में आपका 92 हो गया, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आप फटाफट से, मैं डायरेक्टली जो है डेटा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इस वजह से जो 6 सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे कितने, 81, राइट? तो 81 जो है वो आपका करेक्ट चॉइस होगा। तो यहाँ पे जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये एवरेज से रिलेटेड बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल्स पर्सन ए सेल्स एन ऑब्जेक्ट एट ए प्राइस ऑफ 5 रुपीज लेस देन द मार्क प्राइस, रिसीविंग ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो उसका जो भी सेलिंग प्राइस बनता है उस पे उसको 5% का बच्चों कमीशन मिलता है, ये उसने दे रखा है। द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड बाई अनदर पर्सन बी एट द प्राइस 15 रुपीज लेस देन द मार्क प्राइस, है ना? जो भी मार्क प्राइस होता है उसका, उससे 15 रुपीज कम पे वो उसको सेल करता है। सो अगेन उसको कमीशन जो मिलता है वो 15% मिलता है। तो बच्चों कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, ठीक है? सो इफ बोथ ए एंड बी रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ कमीशन, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आपको मार्क प्राइस बताना है पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट का। तो कैसे इस क्वेश्चन को हमें प्रोसीड करना है, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये कंफर्म है कि आपको जो है ये दे रखा है कि मार्क प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट जो मार्क प्राइस है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो कितना है, लेट से x है ना? लेट से मार्क प्राइस जो है वो कितना है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x है, ठीक है? x रुपीज है, राइट? ये उसका मार्क प्राइस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन ए के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, फर्स्ट पर्सन ए के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे जो है उसने ये बोला है कि 5% लेस पे उसने सेल किया उसको, तो डेफिनेटली उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5% कम होगा, सॉरी ₹5 है, तो इसका मतलब x माइनस 5 रुपीज पे वो उसको सेल कर देगा। तो उसका जो कमीशन आने वाला है, कमीशन वो कितना होगा, कितना परसेंट है, 5%। तो ये 5% बच्चों हमेशा सेलिंग प्राइस का होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 5/100, दिस विल बी द कमीशन अमाउंट, ठीक है, फॉर द पर्सन ए। सिमिलरली वी कैन फाइंड द कमीशन फॉर द सेकंड पर्सन बी। सो बी पर्सन की बात की जाए, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से 15 रुपीज कम होने वाला है। सो x माइनस 15 रुपीज ये यहाँ पे हो जाएगा, राइट?
अब यहाँ पे उसका जो कमीशन बनता है वो 15% बनेगा, तो इसका कमीशन मैं सेपरेटली फाइंड आउट करूं तो x माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100 रुपीज, दिस विल बी द commission for the person B, and since according to the question both the commissions are equal, it means आप दोनों को equal करेंगे according to the situation, x minus 5 divided by 100 multiplied by 5 और यहाँ पे x minus 15 divided by 100 multiplied by 15, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 टाइम चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 45, राइट। सो x आपका कितना हो जाएगा, 2x इज गोइंग टू बी 40, तो x इज गोइंग टू बी 20 रुपीज, तो ये इसका जो है वो मार्क प्राइस होने वाला है। सो 20 रुपीज विल बी द मार्क प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। सो बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फर्दर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। तो आपको एक टेबल गिवन है बेसिकली, और इस टेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीड आउट करना है, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के लाना है। अब वैसे देखा जाए तो इसको यदि हम कंप्लीट सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो आप चाहें तो सबके लिए इंडिविजुअल डेटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो, देयर आर 2 एग्जामिनेशन ए एंड बी इन ए सब्जेक्ट विच आर इवैल्यूएटेड आउट ऑफ 30 एंड 70, है ना। किसी सब्जेक्ट के 2 एग्जाम होते हैं, है ना, एक तो आपका पार्ट ए हो गया लेट से, और एक हो गया पार्ट बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये दे रखा है 30 मार्क्स का पेपर होगा और ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, ये उसने सिचुएशन दे रखा है, राइट। अब आगे क्या दे रखा है, इन ऑर्डर टू पास द कोर्स द स्टूडेंट हैज टू गेट एटलीस्ट 40% मार्क्स इन टोटल, है ना। टोटल जो है वो 40% मार्क्स होने चाहिए, तो मैं इसको प्रॉपरली मेंशन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 40% मार्क्स आपको मिलना चाहिए, 40% मिलना चाहिए, ठीक। ऐसे ही उसने दे रखा है कि सब्जेक्ट बी में भी एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए, 40% जो है वो सब्जेक्ट बी में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता रखा है कि द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट S1 टू S4, सो दे रखा है द ओनली स्टूडेंट टू हैव पास्ड इज एंड आर, तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टूडेंट पास एग्जाम को कर पाएगा, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी थॉट हम लोग अप्लाई करें कि भाई बी के लिए दे रखा है कि सब्जेक्ट बी में 40% तो आना ही चाहिए, और सब्जेक्ट बी है 70 मार्क्स का, तो मैं ये देख सकता हूं कि वही बच्चे पास कर पाएंगे जो 70 का 40% लाएंगे। तो 70 का 40% यदि हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें, है ना, 70 मार्क्स का, बिकॉज ये 70 का पेपर है टोटल, तो आप देखेंगे 28 मार्क्स तो होने ही चाहिए। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्ट बी, है ना, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो यहाँ से जो आउट ऑफ द रेस है उनको तो पहले ही आप डिलीट कर दीजिए, है ना। तो आप देखेंगे कि यार ये तो सब्जेक्ट बी में 28 ला रहा है, बट ये 27 ला रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सब्जेक्ट बी में इसके 27 मार्क्स ही है, तो ये तो बिल्कुल पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग और एनालाइज करते हैं चीजों को। तो उसने देखा है कि जो आपका सब्जेक्ट टोटल देखें, तो टोटल ए और बी का देखें तो वो बच्चों कितना होगा, 100 होगा, और टोटल में 40% होना चाहिए, ये भी उसने देखा है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल है वो आप निकालेंगे 100 का 40%, तो डेफिनेटली ये कितना मिलेगा, 40 मार्क्स तो टोटल में होने ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल में यदि आप 40 मार्क्स देखें तो इनमें से कौन सा जो है वो आपको करेक्ट सिनेरियो मिल रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही पर्सन ऐसा है जो टोटल 40 ला पाएगा, है ना। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे इसका टोटल करिए तो 40 ये ला है, और ये 39 पे रुक गया, इसका मतलब ये भी आउट ऑफ द रेस हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसका टोटल कर लीजिए, ये भी नहीं होगा। सो ओनली चॉइस इज द स्टूडेंट S1, केवल S1 ऐसा स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को पास कर पाएगा, मतलब चॉइस डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सारा डेटा आपको पूरा नहीं निकालना है, बस जैसे जैसे सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाना है, और जो जो ऑप्शन आपके आउट ऑफ द रेस जा रहे हैं उनको निकालते जाना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुछ डेटा गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 फॉरेस्ट पैचेस हैव रेस्पेक्टिवली 100 and 20 टीक्स ट्री, है ना। तो यहाँ पे एक जो टीक है ये एक ट्री का वैरायटी है ना, जैसे पीपल हो गया, उसी टाइप से ट्री का एक जो है वो पूरा वैरायटी है, उसने ये दे रखा है। उनका एज जो है वो सेम है ना। फर्स्ट जो वैरायटी के है वो 100 ट्रीज है, और सेकंड वैरायटी के जो है वो 200 ट्रीज है, ये आपको उसने दे रखा है। टीक जो है वो ट्री का एक वैरायटी हो गया, ये उसने दे रखा है। तो इन ए गिवन सीजन ऑल ट्रीज शेड सम ऑफ देयर
लीव्स एट रैंडम, है ना, तो उनके पत्ते जो हैं वो ट्रीज के, वो बोल रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो झड़ने लगते हैं. सो द डेली टोटल कलेक्शन ऑफ द लीफ लिटर फ्रॉम द 2 पेचेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव. लिटर का मतलब हो गया कि जो पत्ते उन ट्रीज के झड़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, तो उन पत्तों को यदि कलेक्ट कर लिया जाए, मतलब एज ए गार्बेज फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि उनका स्टडी कर रहे हैं कि कितने पैटर्न से जो है वो उनके लीव्स, पत्तियां जो है, पत्ते गिर रहे हैं, तो वो एक पैटर्न हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं यहाँ पे. तो दो डिफरेंट टाइप के, सॉरी ट्री तो सेम ही है, टीक ट्री है, और उनकी दो वैरायटीज स्पीसीज है हमारे पास में. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि नियरली इक्वल मींस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, है ना, जिसको अपन बोलते हैं सीवी, राइट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जब हम बात करें तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हम बात करें तो ये हमेशा बच्चों होगा x बार अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर x बार इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना. तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे काम आता है. और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक कांस्टेंट होता है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है x बार पे भी और सिग्मा पे. मतलब जितना x बार बढ़ेगा, सिग्मा उसी रेस्पेक्ट में जो है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज ये सीवी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा पे. तो ओवरऑल जो है जितना एक्स बार बढ़ता है, सिग्मा उसी रेशो में या उसी एक्सटेंट में जो है वो कम हो जाता है. तो ओवरऑल ये चीज बैलेंस हो जाती है और एज ए कांस्टेंट के जैसे बिहेव कर जाती है ना. तो अब ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नियरली इक्वल मींस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. So different means nearly equal standard deviation and coefficient of variation. So different means nearly equal standard deviation and different coefficient of variation. तो यार coefficient of variation कभी भी different दोनों के लिए नहीं होगा, ठीक है. So different means and different standard deviation it may be possible, but nearly equal coefficient of variation. दोनों का जो है बच्चों वो मीन तो कुछ भी हो सकता है, और दोनों का जो है वो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दोनों का सैंपल ही अलग अलग है. तो सीधी सी बात है, ये चीजें तो चेंज हो सकती है. मीन डेफिनेटली दोनों का अलग अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे 100 ट्रीज है, तो 100 ट्रीज है तो इनके कितने नंबर ऑफ लीव्स वहां पे गिरने वाले हैं तो अलग हो सकता है, और इसके लिए अलग डेटा निकल के आएगा. बट जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करी जाए तो इंडिविजुअल जो भी स्पीसीज है, तो जिनमें उनका मीन जितना मान लो बढ़ेगा, तो ठीक उसी एक्सटेंट में उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाएगा. ओवरऑल आपकी जो क्वांटिटी है वो फिर से बैलेंस हो जाएगी, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो वो बच्चों हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. तो आप तो इस चीज को फ्यूचर एग्जाम के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, तो जब ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, तो वो बच्चों पर्टिकुलर एक सैंपल के लिए जो है वो हमेशा कांस्टेंट के जैसे काम करती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर. वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. इसमें से बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा होगा. तो हमें पता है कि प्राइम नंबर वो होता है ना, प्राइम नंबर वो होता है जिसको या तो 1 डिवाइड करता है या इटसेल्फ वो खुद से ही डिवाइड होता है ना. दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द नंबर टू बी ए प्राइम नंबर, राइट. तो यहाँ पे 183 की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है कि 183 क्या ये प्राइम नंबर है. आप देखेंगे कि इन सारे डिजिट्स का सम कर दिया जाए तो 1 + 8 + 3, तो यहाँ पे आपका 12 आएगा, विच इज डेफिनेटली डिविजिबल बाई 3. तो इट मींस आपका 183 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो इसका मतलब ये तो आपका ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा. अब 121 है, तो बच्चों 121 आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 121 नंबर की बात की जाए तो ये तो यार 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा. बी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया. और ठीक है, ऐसे ही आप ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में आप देखिए कि 102 और फिर 01 है. तो क्या ये ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल हो रहा है और कोई इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा? नो, ऐसा तो नहीं है कि 101 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट. ये डिवाइड हो जाएगा, 101 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. इट मींस आपका ऑप्शन डी भी जो है वो प्राइम नहीं होगा. सो द ओनली चॉइस पॉसिबल इज ऑप्शन सी, राइट. तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट बनने वाला है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, राइट. आपको एक ग्राफ गिवन है और ग्राफ में आपको कुछ डेटा गिवन है. आपको ग्राफ को रीड आउट करना है और बताना है कि क्या यहाँ पे ठीक लग रहा है आपको, ठीक है. तो हम लोग इस ग्राफ को रीड करते हैं. थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से ग्राफ विजिबल हो जाए, है ना. तो इसको हम लोग ऑप्शंस को यहाँ डाल देते हैं, रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पे, ठीक है. चलिए अब देखते हैं इस ग्राफ को.
तो ग्राफ में आप ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ पे एक बार चार्ट टाइप में आपको दे रखा है। यहाँ पे बेसिकली हर एक सिचुएशन में 3 अलग अलग बार्स गिवन है। एक बार है आपका अप्रैल के लिए, एक है मई के लिए और एक है जून के लिए, राइट। तो 3 यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं। सो द वी हैव टू पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, तो सीधा सा मैं एक चीज तो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये जो है वो लाइन 75 की है ना, ये लाइन 75 की लाइन है, ठीक है। अब स्टेटमेंट ए दे रखा है द हाईएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस्ड 75। यार ये बात तो कहाँ ठीक लग रही है, आप खुद ग्राफ दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि 75 से कभी ऊपर नहीं जा रहा। तो बहुत सारे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं यार। फर्स्ट सिचुएशन में आप देखिए कि जो ओपनिंग डेट प्राइस है, स्टार्टिंग का जो प्राइस दे रखा है उसने अप्रैल, मई और जून का, तो इटसेल्फ उस महीने में आप देखिए कि मई और जून का जो है ना वो डेटा 75 से ऊपर जा रहा है और ये बोल रहा है कभी ये क्रॉस ही नहीं करेगा। तो हमें तो इनकरेक्ट ही तो बताना है, तो यही हो गया इनकरेक्ट। या तो ऑप्शन ए सही है या आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट। तो आपको तो मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारा करेक्ट चॉइस कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस सिचुएशन, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस क्वेश्चन सेज, यहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ डेटा जो है वो गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई थिंक आपको विजिबल है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुछ सेट ऑफ डेटा गिवन है। सो ए ट्रैवलर टू द टाउन, है ना, कोई भी ट्रैवलर है वो एक टाउन की तरफ जाता है। टाउन रीचेज ए क्रॉस रोड, है ना, एक जगह वो पहुंचता है जो ये एक चौराहा टाइप में है, यहाँ वो पहुंचता है ना। यहाँ पे 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, यहाँ मान लो वो पर्सन पहुंच जाता है, ठीक है, इस जगह पहुंच जाता है। सो पी क्यू आर, यहाँ उसको 3 लोग मिलते हैं, एक पी पर्सन है, एक पर्सन क्यू है, एक पर्सन आर है, 3 लोग उसको मिलते हैं। वो क्या करता है कि वो इनसे पूछता है, अब उनमें से कौन सच्चा है झूठा है ये नहीं पता उसको। तो इफ ओनली वन अमंग पी क्यू आर इज ट्रूथफुल, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। सो द ट्रैवलर, है ना, वो उनको ट्रैवलर को बोलते हैं, वो जो भी उनका रिप्लाई है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है पी जो है ना वो बोलता है टर्न लेफ्ट, है ना। पी उसको बोल देता है कि भाई आप जो है वो लेफ्ट में टर्न कर जाओ। अब दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में है ना, ये बोल रहा है कि नॉट लेफ्ट और ये यहाँ पे बोल रहा है कि गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। अब बच्चों इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जब पर्टिकुलर आपको ये सिचुएशन में ये नहीं पता कि उस पर्सन का जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है ना, तो ये उसको कुछ भी बता दें तो हम उससे जज बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो है वो कौन इनमें से जो है वो सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है, और उस पर्सन को जाना कहाँ है ना। तो ये तो हमें कुछ भी हिंट नहीं दे रखा, तो हम उनके अकॉर्डिंगली ये नहीं बता सकते कि इस पर्सन को कहाँ जाना है। तो ऑब्वियसली जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होने वाला है। विल नॉट बी एबल टू डिसाइड बिटवीन गोइंग लेफ्ट और राइट, है ना, बिकॉज उसका डेस्टिनेशन ही पता नहीं है कि उस पर्सन को जाना कहाँ है। तो ये बेचारे सही झूठ होने से फर्क क्या पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन जो डी है बच्चों वो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर और रीट्रेसिंग। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जस्ट ट्रेस करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ट्रेस करेंगे इसको, तो यहां से शुरू करते हैं, मान लीजिए आप, तो रीट्रेस नहीं होना चाहिए आपका ग्राफ, है ना। तो आप यहां से शुरू करते हुए पहुंच जाते हैं इस तरीके से और यहां तक ट्रेस करते हुए और फिर टर्न कर जाते हैं। तो आपने देखा कि कंप्लीट आपका ट्रेस पूरा होता है यहाँ से, है ना, कंप्लीट आपने इसको ट्रेस कर दिया, है ना, इस तरीके से आपने इसको ट्रेस कर दिया। तो पक्का है कि फिगर ए तो जो है ना वो तो बिल्कुल हम बिना पेन उठाए ट्रेस कर सकते हैं इसको, है ना। तो फिगर ए बट नॉट फिगर बी। चलिए फिगर बी को हम लोग देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आउट ऑफ द रेस हो गया, इसने बोला है कि ये नहीं होगा और बी भी आउट ऑफ द रेस हो गया। आप चेक करना है कि जो दूसरा वाला फिगर है उसका क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले में आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ आते हैं और फिर यहाँ आते हैं और फिर यहाँ चले जाते हैं और फिर मान लो यहाँ आ जाते हैं। तो यार ये एक लाइन तो छूटेगी छूटेगी और नेक्स्ट टाइम आप इसको कवर करेंगे तो फिर दूसरी छूट जाएगी। तो ये वाला जो है ना वो रीट्रेसेबल जो है वो नहीं होगा। आप एक लाइन पे दोबारा तो कैसे भी करके पहुंच ही जाओगे। इसका मतलब फिगर ए जो है उसको ठीक बता सकते हैं आप और फिगर बी में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ये आपका स्टेटमेंट फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, है ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है।
देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है और इस रेक्टेंगल के अंदर एक आपको ट्राइंगल बना के दिया हुआ है। सो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओपीक्यू, है ना। आपको इसका रेशियो निकालना है कौन से ट्राइंगल का, यहाँ पे एक तो रेक्टेंगल एबीसीडी, इसका रेशियो निकालना है रेक्टेंगल का, और एक आपको ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको ओपीक्यू। इनका बच्चों आपको रेशियो निकालना है कि ये रेशियो कितना होगा, दिस इज यू नीड टू फाइंड। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल एबीसीडी है उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करें तो डेफिनेटली ये आपका ए बी इंटू डी सी बोल दीजिए आप, तो डी सी होगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गोइंग टू बी बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका जो है वो पी क्यू होगा, और हाइट जो है वो आप देख सकते हैं इसका कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस इसका हाइट होगा ट्राइंगल का। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, एपी के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली एपी यूज कर लेता हूँ, तो ये आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज एपी, एपी आपको गिवन है, और अच्छा पीक्यू जो है वो किसके इक्वल है, पीक्यू जो है वो आपका यहां से आप देखिए पीक्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, जस्ट मिनट, पीक्यू जो है, चलिए यहाँ पे डीसी तो हमने ये ले लिया, डीसी जो है ये हो गया, या फिर आप चाहें तो एपी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डीसी और एबी तो बराबर, अच्छा यहाँ पे मैंने बीसी ये गलत ले लिया ना, जस्ट मिनट, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है ना ये यहाँ पे कितना होगा, ए बी इंटू, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, तो ए बी जो है मल्टीप्लाई होगा बीसी से, अब ठीक है, ए बी जो है मल्टीप्लाई होगा बीसी से। अब यहाँ पे ऊपर वाले को तो सेम रहने दीजिए, ए बी इंटू बीसी ही रहने दीजिए, और यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है दैट इज पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कुछ गिवन है क्या, पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ, बट एपी का दिया हुआ है, पी क्यू का चलो बाद में सोचेंगे, एपी का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1/4 ऑफ ए बी, तो यहाँ से ए बी से ए बी कट हो गया, राइट, और यहाँ पे आपका 8 ऊपर चला गया, अब यहाँ बचेगा BC अपॉन में PQ। अब BC और PQ क्या है डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, तो BC आपका ये है और PQ ये, ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये PQ हो गया और ये BC हो गया, तो बच्चों ये दोनों डिस्टेंसेस आपकी इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी इट मींस ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गया, तो जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, 8 बच गया, इट मींस आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। सो दिस इज द ज्योमेट्री क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेपर CSIR नेट जून 2019, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, सो देयर आर सम बॉल्स which are being rolled out with equal initial speeds along a frictionless undulating like wave like curve, है ना। तो यहाँ पे एक कोई ट्रैक बनाया हुआ है और वेव लाइक ये आपका एक ट्रैक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रैक बना देता हूँ, यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन दे रखा है, ये एक वेव लाइक यहाँ पे ट्रैक है और ये आपको गिवन है। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ बॉल्स हमने यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो यहाँ पे मूवमेंट दे दिया इन सारी बॉल्स को। सो देयर इज अ क्लस्टरिंग ऑफ बॉल्स अराउंड द पॉइंट बी देन अराउंड पॉइंट ए। सो आपको बताना है कि इनमें से पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो कौन कौन से है ना। आपने यहाँ से इन सारी बॉल्स के पूरे सेट को यहाँ से रोल आउट कर दिया। अब आपको बताना है कि पॉइंट ए और बी की लोकेशन जो है वो इस पाथ पर या इस ट्रैक पर जो है वो कहाँ होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सब बच्चे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये सारी बॉल्स जो है अपनी क्या बोलते हैं आप उसको पोटेंशियल एनर्जी को लेके और यहाँ तक पहुंचेंगी, तो यहाँ सारी एनर्जी इनकी स्टोर हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा और ये सारी बॉल्स जैसे यहाँ पहुंचेगी तो इनके पास हाईएस्ट मोशन इनको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनका मोशन यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे पीक पर होगा, और यदि ऐसी बात होगी तो इसका मतलब ये सारी की सारी यहाँ से जो है वो फास्टली मूव करेगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट यदि हम बात करें तो ये ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हम बोलेंगे कि क्लस्टर फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्लस्टर फॉर्मेशन क्यों होगा, क्लस्टर फॉर्मेशन तो तभी होगा ना जब एक तरीके से वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोशन नहीं मिल रहा हो, बट यहाँ पे तो इनकी सारी एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई इस पॉइंट पे, तो उनको बिल्कुल मोशन मिलेगा हाफ mv² के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लस्टर का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, बट जैसे ही ये सारी बॉल्स मूवमेंट करती हुई और यहाँ पहुंच गई
तो इट मींस यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे फिर से होंगी, तो यहाँ पे इनकी सारी एनर्जी जो है वो फिर से स्टोर हो जाएगी mgh के फॉर्म में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में आप देखेंगे कि उनका मोशन जो है वो यहाँ पे जीरो होगा, और मोशन जीरो होगा सारी बॉल्स का, इट मींस यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्लस्टर का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज सारी बॉल्स यहाँ पे क्या है, रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है तो यहाँ पे क्लस्टर बन जाएगा। अब उसने बोला है कि भाई कौन सा हायर पॉइंट होगा और कौन सा जो है वो लोअर पॉइंट होगा। सो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज ए डेंसर क्लस्टर ऑफ बॉल्स अराउंड द पॉइंट बी, तो इसका मतलब ये पॉइंट बी होगा जहां क्लस्टर बन रहा है, और जहां क्लस्टर नहीं बन रहा वो पॉइंट ए होगा। तो अब देखिए पॉइंट ए इज हायर देन बी, नो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, पॉइंट बी इज हायर देन ए, डेफिनेटली पॉइंट बी जो है वो ए से हाई होगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है देयर इज अ वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी, है ना, एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है ऑफ ए बॉडी इज गिवन इन द बी, है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक मोशन का हमें जो है वो ग्राफ दे रखा है, तो हमें उसी मोशन को रिप्रेजेंट करना है एक्सेलरेशन के फॉर्म में, तो इनमें से कौन सा सही ग्राफ होगा ये आपको बताना है। तो हमें इस ग्राफ को पीस वाइज स्टडी करना पड़ेगा। पीस वाइज स्टडी का मतलब ये हो गया, पहले इस ग्राफ का आप इनिशियल जो भी आपको ग्राफ गिवन है इसका ये वाला ब्रांच स्टडी करिए, यहां से यहां तक के पॉइंट तक, मतलब T1 तक। तो आप देखेंगे कि जीरो से यदि T1 तक की बात की जाए, है ना, जीरो से यदि मैं बात करूं 0 टू T1 तक, तो बच्चों 0 से T1 तक आप ये बोलेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जब आप स्लोप निकालेंगे dv अपॉन dt, तो आप देखेंगे कि वो आपका कितना हो जाएगा 1045, और 1045 जो है वो 1 होता है, इट मींस आपका एक्सेलरेशन जो है वो 1 हो गया, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, 1 का मतलब हो गया ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। अब यहां से आप देखिए कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप देखिए कि ये ऑप्शन तो आउट ऑफ द रेस है बिल्कुल, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी है ना, ये तो लीनियरली डिपेंड कर रहा है इस पे, और ये भी लीनियरली डिपेंड कर रहा है, तो दीज टू ऑप्शंस विल बी आउट ऑफ द रेस, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट में देखिए ये भी यहाँ पे कांस्टेंट बना के दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आप देखिए कांस्टेंट बना के दिया हुआ है, तो यहाँ तक तो हम कुछ जज नहीं कर सकते, दोनों ही ग्राफ T1 तक तो ठीक है। अब हम आगे बढ़े T1 से लेके नेक्स्ट मोशन हम स्टडी करते हैं T1 से लेके T2 तक। अब बच्चों T1 से T2 तक जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में T1 से T2 का सिचुएशन ये वाला है। अब T1 से T2 तक क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसका स्लोप 0 होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो dv अपॉन dt होगा वो मेरा और कुछ नहीं होगा बल्कि स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका स्लोप जो है वो 0 होगा। आप देख सकते हैं कि T1 से T2 तक जो ग्राफ की लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब ये dv अपॉन dt 0 आ गया, और यहां से आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब जब आप एक्सेलरेशन ग्राफ रिप्रेजेंट करने जाएंगे सेम मोशन का, तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी। तो यहां देखिए लाइन एक्स एक्सिस पे है और इसमें भी लाइन एक्स एक्सिस पे है, तो अभी भी अपन कुछ नहीं बता पा रहे हैं, दोनों ही ग्राफ अभी तक ठीक है। ठीक है, अब हम आगे की स्टडी और करते हैं मोशन की। तो आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका मूवमेंट है उस पर्टिकुलर जो भी आपको बॉडी गिवन है, तो यहाँ पे T2 से लेके और T3 का मोशन में स्टडी करूं, तो क्या T2 से T3 में आप ये बोल सकते हैं कि जो dv अपॉन dt आएगा वो और कुछ नहीं आएगा बल्कि स्लोप ऑफ द कर्व होगा। कौन से कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा इस बार हमें, इस वाले कर्व का, इस वाले कर्व का। तो क्या इसका स्लोप आप मेरे को देख के बता सकते हैं, सोच सकते हैं, इसका स्लोप ये वाला होगा, इधर से जो एंगल बनेगा ना बच्चों वो वाला स्लोप होगा, और ये 45 है तो ये 135 होगा इसका एंगल, और ये 135 होगा, इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि tan 135 जो है ना वो इसका स्लोप होगा, और tan 135 इज द -1। देखिए ये -1 होगा यहां तक, और -1 होगा इट मींस इसका जो एक्सेलरेशन है वो -1 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन -1 आ गया इसका मतलब उसके मूवमेंट में रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव में हमें जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोशन देखिए आप, तो यहाँ पे आपका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो फिजिक्स की इनके साथ रह रह के ये इस टाइप का जो मोशन है बॉडी का, ये तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये पार्ट इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। तो ये आज के इस सेशन में हमने 12 to 13 क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट जून 2019 के डिस्कस किए। अपकमिंग सेशन में बच्चों में जल्दी से ये
जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी अपलोड करूंगा और आपको बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी बहुत अच्छा आइडिया जो है वो अपकमिंग सेशंस में हो जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिले आप 2x स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन इन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए सो दैट अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन में आपको जो है वो इन सेशंस का काफी बेनिफिट मिले, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है CSIR नेट पार्ट ए सेक्शन में, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बात यह है कि इन क्वेश्चंस को हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पहले करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी हम एग्जाम हॉल में जो है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में नए क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए काफी डिफिकल्टी हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक these sessions with your friends also. Okay.